हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है WS स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंगाल के बारे में, बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में और बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। और साथ ही साथ हम लोग इलाहाबाद की संधि के बारे में भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसके क्या परिणाम हुए या क्या है इलाहाबाद की संधि, सभी को जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग अभी बंगाल के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, प्लासी के युद्ध के बारे में जानेंगे, बक्सर के युद्ध के बारे में जानेंगे और इलाहाबाद की संधि के बारे में जानेंगे। पूरा फ्रेम मैंने तैयार कर लिया है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि आप तक चीज़ें बेहतर तरीके से जा सके, आप चीज़ों को समझ सकें। तो देखिए, बात है कि जो मुर्शिद कुली खां है, बंगाल की जो हम लोग बात करते हैं, आज का जो बंगाल है, उससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो आज जो पश्चिम बंगाल है, हमारे भारत का एक राज्य है। तो बंगाल सिर्फ इस समय में वो बंगाल नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं है। बंगाल आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल जो हमारा वेस्ट बंगाल है, उसके बाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सभी एक बंगाल हुआ करता था। और बंगाल एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ रॉ मटेरियल्स यानी जो कच्चा माल है, इसका बहुत उत्पादन होता था और एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश था, एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था जहाँ सब कुछ था। इसीलिए इसकी समृद्धि के कारण ही आखिर यूरोपियंस वहाँ पर आए और अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया बंगाल में। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि जो बंगाल है, बंगाल मुगलों के अधीन होता है और जब बंगाल मुगलों के अधीन होता है तब औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां यानी कि मुर्शिद कुली खान को वहां का दीवान बनाया था। दीवान बनाने के बाद जब ये मुर्शिद कुली खां मुगलों के अधीन होते हैं तो ये वहां से टैक्स वसूल करके कर वसूलते थे बंगाल से और वो जाकर के पहुंचाते थे किसको? मुगलों को पहुंचाते थे और मुगल शक्ति के अधीन भी थे ये। लेकिन जब एक वक्त आता है 1707 का, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद देश के अंदर से, जैसे मुगलों के अधीन जो भी राज्य होता था, जो भी मुगलों के अधीन एक जो भी प्रांत हुआ करता था, वो सभी धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगा, जिनमें सबसे पहले बंगाल, हैदराबाद, अवध इत्यादि स्वतंत्र हुए। तो बंगाल के बारे में हम लोग देख लें तो धीरे धीरे तो जो मुर्शिद कुली खां हैं, इन्होंने 1717 में एक स्वतंत्र बंगाल का शासक बन गए वो, और स्वतंत्र बंगाल के नवाब के रूप में वो कौन है? तो मुर्शिद कुली खां है। इनके मृत्यु तक यानी 1727 में जब इनकी मृत्यु होती है तब तक यही बंगाल इन्हीं के हाथों में होता है, इनके हाथों में ही बागडोर होता है। बल्कि 1700 ईस्वी से ही इनके हाथों में बंगाल होता है। धीरे धीरे ये वहाँ के स्वतंत्र शासक के रूप में, एक नवाब के रूप में ये मुगलों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन वो उनको कुछ नजराना के रूप में भेजते रहते हैं समय समय पर, कि बताने के लिए कि हाँ हम आपके अधीन हैं, लेकिन आंतरिक रूप से ये उनका नहीं सुना करते थे। क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद से जब एक उत्तर मुगल काल शुरू हुआ, जिसको हम लोग जानते हैं, उसमें एक ये था कि कोई भी शासक वैसा योग्य नहीं था जो पूरे भारत पर शासन कर सके। और वो तो दिल्ली में बैठे हुए थे और बंगाल पे नहीं कर सकते थे शासन अपना। इसीलिए उनके अधीन या उनके क्षेत्र से धीरे धीरे निकलता चला गया। तो वहां के सूबेदार बने। उसके बाद फिर 27 तक इनका शासनकाल है। ये बंगाल के नवाब के रूप में रहते हैं। उसके बाद इनके दामाद सुजाउद्दीन 1727 से लेके 39 तक वो रहते हैं वहां के बंगाल के नवाब के रूप में। इनके जो पुत्र होते हैं वो योग्य नहीं होते हैं, वो उनमें उतनी सलाहियत नहीं होती है, उतने काबिल नहीं होते हैं, जिस कारण उनके दामाद को, सुजाउद्दीन को, बंगाल का नवाब वो बनाते हैं, उनका उत्तराधिकारी बनता है। इसके बाद इसी ने अलीवर्दी खां की नियुक्ति करी थी बिहार का सूबेदार बना करके।
आगे हम लोग अलीवर्दी खां को पढ़ेंगे। देखिए अलीवर्दी खां है, शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां की नियुक्ति करी थी बिहार के सूबेदार के रूप में। उसके बाद 1739 में, और 39 से 40 एक वर्षों का कार्यकाल रहता है, शासनकाल रहता है सरफराज खान का। ये बहुत ही अयोग्य रहता है, इसके अंदर वो क्षमता नहीं रहती है कि शासन को चला सके। तो अलीवर्दी खां ये चीज को देखता है कि अगर मुर्शिद कुली खां अगर अपने अंदर सबको ले सकता है और वो बंगाल का सूबेदार और बंगाल का नवाब बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। तो इसने क्या किया, सरफराज खां को मार डाला, और उसको मारने के बाद अलीवर्दी खां वहां का नवाब बन गया बंगाल का। ये जो एक दौर चल रहा है, और बंगाल के नवाब का जो एक दौर है, जैसे 1740 में आता है अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के का जो कार्यकाल है या शासनकाल है वो है 1740 से 1756 के बीच का। तो 1756 तक या ये कह लें कि 1700 से लेकर के 1756 तक के दरमियान जो तीन शासक एक गुजरे हैं, जैसे मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन और अलीवर्दी, ये एक ऐसा समय चलता है, इस समय में जो बंगाल है बहुत ही समृद्ध होता है, बहुत समृद्ध होता है। तभी तो लोग आकर्षित होते हैं बंगाल की तरफ, और बंगाल में अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है, जैसे अंग्रेज लोग करते हैं प्रयास। तो अलीवर्दी खां क्या करता है कि जब सरफराज को मार डालता है, एक युद्ध होता है, वो युद्ध में सरफराज को मारा जाता है, और सरफराज को मारने के बाद ये क्या करता है कि मुगलों को 2 करोड़ रुपए का नजराना भेजता है। और नजराना भेजने के बाद के अपने मतलब जस्टिस के लिए कि जो मैंने उसको मार करके बंगाल का जो बागडोर अपने हाथ में लिया है, या मैं जो नवाब बना हूं ये मैंने उचित किया है, उसको सही साबित करने के लिए उसने क्या करा कि नजराना भेजा। तो मुगलों ने भी उनको कह दिया कि ठीक है, तुम काम कर सकते हो एक बंगाल के नवाब के रूप में। तो क्या होता है कि 2 करोड़ का नजराना भेजा, लेकिन एक बात यह है कि ये दोबारा नहीं भेजता है। एक बार जब इसने भेज दिया 1740 में, उसके बाद इन्होंने 1756 तक इनका कार्यकाल रहता है, इनका शासनकाल रहता है, तब तक इन्होंने एक बार भी नहीं भेजा। बस एक बार भेज दिया, बस सत्ता स्थापित करने के लिए या बताने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूं, मुझे ही शासन करना है। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है। ये कहते हैं कि यूरोपवासी जो फ्रांस, ब्रिटेन और जो पुर्तगाली लोग हैं जो भारत में आए हैं व्यापार करने के लिए, इनकी तुलना वो मधुमक्खी के छत्ते से करते हैं, और वो कहते हैं कि वो ऐसे मधुमक्खी के छत्ते हैं की तरह हैं, जिनको ना छेड़ा जाए तो वो शहद देते हैं, अगर छेड़ दिया जाए तो वो काट काट करके मार डालते हैं। अगर ये चीज किसने कही, ये चीज कही है अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां के कोई बेटे नहीं थे। अब जब अलीवर्दी खां का 56 में कार्यकाल होता है, उनकी 3 पुत्री होती है, 3 बेटी, जिनमें जो सबसे छोटी बेटी होती है उसका एक पुत्र, जिसका एक बेटा सुजा का नाम सिराजुद्दौला रहता है। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खां है, इन्होंने अपने शासन काल के दौरान ही सिराजुद्दौला को सत्ता दे दिया था, यानी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कि मेरे बाद मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो सिराजुद्दौला होगा। तो सिराजुद्दौला के तो फिर जब ये 3 बहन में से इनकी 3 बेटी थी, उन 3 बेटी में से एक की बेटी का तो बेटा बन गया, यानी इनका नाती बन गया नवाब। लेकिन जो और 2 बेटियां थी अलीवर्दी खां की, वो इस बात से चिढ़ने लगी कि मुझे सत्ता मिलनी चाहिए, मुझे शासन करना चाहिए। इनमें एक सबसे बड़ा नाम आता है घसीटी बेगम का, जो सबसे बड़ी बेटी थी उनकी, और उनका एक बेटा था जिसका नाम था शौकतगंज। शौकतगंज क्या करता है कि इसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, और एक संघर्ष की स्थिति बनती है, और एक युद्ध होता है 1756 में ही, जिसमें सिराजुद्दौला ने किसको मार दिया, शौकतगंज को मार दिया, जो इसका खलेड़ा भाई होता है या मौसेड़ा भाई कह सकते हैं, वो होता है, उसको अपने एक शत्रु को मार करके हटा दिया।
इसमें एक चीज ये है कि देखिए, जब ये शासक बनता है तो इसके जो दरबारी लोग होते हैं वो भी इस बात से खुश नहीं होते हैं कि सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल का। और देखिए, आंतरिक मामला जब खराब रहता है और बाहर में अंग्रेज लोगों से तो अलग ही ये लोग परेशान रहते हैं। और अलीवर्दी खान ने अपने नाती को हमेशा कहा है, यानी कि सिराजुद्दौला को, कि इन लोगों से दूर रहना, इनकी नीयत ठीक नहीं है अंग्रेजों की। अंग्रेजों से जो सतर्क करता है पहला, वो करता है अलीवर्दी खान। ये एक दूरदर्शी सोच रखने वाला व्यक्ति होता है, बहुत ही योग्य रहता है, बहुत ही महत्वाकांक्षी रहता है, जो क्या करता है कि इनको सिराजुद्दौला को वो बताते रहते हैं कि आने वाले समय में ये भारत इनकी नीयत ठीक नहीं है भारत के प्रति, इनसे जो है संभल के ही रहना, इनको किलाबंदी वगैरह करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए रोका जाता है। तो सिराजुद्दौला बने। सिराजुद्दौला के साथ जो है अंग्रेजों की बनती नहीं है उतनी। अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि बंगाल में, कैलकाटा में, जो अभी कोलकाता है या कलकत्ता उस समय का, तो उस पे फोर्ट विलियम जो एक कोठी है, फैक्ट्री है, किलेबंदी करना शुरू कर देते हैं। तो बंगाल के नवाब को, यानी सिराजुद्दौला को, जब ये बात पता चलती है कि वो लोग भारत में किलेबंदी कर रहे हैं और बंगाल में किलेबंदी कर रहे हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों करते हैं किलेबंदी, तो उस समय में क्या होता है कि वो दोनों को मना करता है कि भाई तुम किलेबंदी क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ व्यापार करने आए हो, व्यापार करो, निकलो यहाँ से, जब हमारा मन होगा तुमको हम यहाँ से हटा देंगे, तुम जो यहाँ पे किलाबंदी कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। तो इस तरीके की सोच रख करके उसने मना किया। तो इन्होंने तो दोनों का मना करा, तो फ्रांसीसी मान गए, उन्होंने किलेबंदी का कार्य बंद कर दिया, रोक दिया। और अंग्रेज लोग क्या किए, वो नहीं रोकते हैं काम, वो अपना काम चालू रखते हैं। और अंग्रेजों ने अपने काम को चालू रखा। इस बात से जो है, जब पता चलता है सिराजुद्दौला को कि ये लोग काम बंद नहीं कर रहे हैं, तब ये क्या करते हैं कि आक्रमण कर देते हैं फोर्ट विलियम पर, और फोर्ट विलियम पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो उस समय जब फोर्ट विलियम पर अधिकार करने से पहले वो कासिम बाजार पर अधिकार करते हैं, उसके बाद वो फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेते हैं। ये घटना है 15 जून 1756 की। 1756 में जो बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला, उन्होंने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। ये खबर चली गई कहाँ? दक्षिण में मद्रास में बैठे रॉबर्ट क्लाइव और जो अन्य अधिकारी हैं जैसे वाटसन हैं, इन सब के पास बात गई। तो ये लोग और बौखला गए कि कैसे उसने जो है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे काम को रोक दिया, या फिर जो है मेरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो क्या होता है कि वो लोग दक्षिण से अपनी एक सेना भेजते हैं सहायता के लिए। और इसमें एक घटना और घटती है, जब वो बंगाल पर फोर्ट विलियम पर अधिकार करते हैं सिराजुद्दौला, तो उस समय एक घटना है काल कोठरी की घटना, जो एक कह सकते हैं जिसे ब्लैक होल की घटना भी, ब्लैक होल ट्रेजेडी में दो मत है, एक तो कि भारतीय इतिहासकार और दूसरे यूरोपीय इतिहासकार। जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इस चीज को नकारते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कहना होता है कि जो ब्लैक होल की घटना है उसमें 143 लोगों को एक छोटे से कमरे, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं इसमें भी कि 10 बाई 10 के कमरे में, कुछ लोग कहते हैं कि 14 बाई 18 के कमरे में बंद किया जाता है, और बंद करके पूरी रात उसमें, जिसमें महिलाएं होते हैं, बच्चे होते हैं और पुरुष होते हैं, उनको बंद किया जाता है। जब सुबह को खोला जाता है तो खोलने के बाद देखा जाता है कि उनमें से केवल 23 लोग ही जिंदा हैं, 23% ही जीवित मिलते हैं, वो अलाइव मिलते हैं उसमें। तो इनमें एक जो है हॉलवेल भी होता है। हॉलवेल खुद बताता है कि इसमें मैं भी था, और हॉलवेल ने अपनी किताब लिखी है और हॉलवेल अपनी बुक में ही ये बात को बताते हैं। तो इसमें तो खैर इतिहासकारों का मतभेद है, ये नहीं मान सकते कि हाँ ऐसी कुछ घटना हुई थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और इसमें एक तर्क ये भी दिया जाता है भारतीय इतिहासकारों के द्वारा कि अंग्रेजों द्वारा जो बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला, उनकी छवि खराब करने के लिए, उन्हें गलत साबित करने के लिए उन्होंने ये कहानी गढ़ी है। तो इसके बाद जब वहां से ये बंगाल पे
फोर्ट विलियम पर, कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर जब सिराजुद्दौला अधिकार कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो वापस मुर्शिदाबाद चले आते हैं। मुर्शिदाबाद जिसकी राजधानी मुर्शिद कुली खान ने बनाई थी, और मुर्शिद कुली खान के मुर्शिदाबाद राजधानी बनाने से पहले यहाँ बंगाल की राजधानी पहले ढाका थी, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद हुई, और मुर्शिदाबाद के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मुंगेर हुई। तो वो आगे का टॉपिक है, हम लोग देखेंगे। तो तब क्या होता है कि सिराजुद्दौला कलकत्ता पे अधिकार करने के बाद, वहां की स्थिति अपने नियंत्रण में लेने के बाद, अपने लोगों को वहां पर छोड़ने के बाद, वहां से वो वापस आ जाते हैं मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद आने के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव जब कलकत्ता पहुंचते हैं और अपने जो अधिकारियों को भेजते हैं, तो वो बहुत गुस्साए रहते हैं। उनके आन वाली बात आ जाती है कि आन पे लग जाती है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे को उसने रोक दिया या मेरे किले पर अधिकार कर लिया इसने। तो इन सब से परेशान होने के बाद एक संधि होती है। संधि जो है एक दबाव में करी जाती है, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। अलीनगर की संधि फरवरी 1756 में होती है, और ये होती है अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन होते हैं, और इधर से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला होते हैं। सिराजुद्दौला के ऊपर उन पे जुर्माना लगाया जाता है, और जुर्माना लगाने के बाद क्या होता है कि वो जो दोबारा से अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज लोग। 1756 में जब फोर्ट विलियम पर अधिकार किया सिराजुद्दौला ने, उसके तुरंत बाद अगले साल के 1 साल के अंदर में ही अंग्रेजों ने फिर से उस पर अधिकार कर लिया, और उन्होंने तर्क ये दिया भारत में, यानी मुगलों के द्वारा दिया गया फरमान है, जो 1717 में फर्रुख शेर के द्वारा फरमान जारी किया जाता है। 3000 रुपया, महज 3000 रुपया लेकर के बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। इसमें जो सिराजुद्दौला है वो अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं। उसके बाद वो क्या होता है कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में एक चीज ये होती है कि जो अंग्रेज लोग हैं वो पहले से तैयारी करते हैं। तैयारी इस तरीके से करते हैं कि जो सिराजुद्दौला के घर के लोग हैं, जो उनके आंतरिक अंदर के लोग हैं, उनके खास लोग हैं, वो उनको खरीद लेता है। खरीदता कैसे है? वो उनको अपनी तरफ मिला लेता है, उनको लोभ देता है, लालच देता है, और लालच देने के बाद जो सिराजुद्दौला के लोग हैं वो इसकी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की बात मान लेते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं। जिनमें गद्दार के नाम से अगर कोई है तो मीर जाफर है। मीर जाफर को गद्दार के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी गद्दारी मीर जाफर ने करी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीर जाफर ही गद्दार था, इसमें राय दुर्लभ है जो एक दीवान था, और घसीटी बेगम जो उसकी मौसी थी, बड़ी वाली मौसी, खाला थी, और अमीन चंद जो व्यापारी है, और जगत सेठ, ये बड़ा सेठ होता है, बैंकर का नाम आता है, यानी कि ये बहुत ही धनी व्यक्ति होता है, बहुत पैसे वाला पर्सन होता है ये। तो इन सब ने मिल करके सिराजुद्दौला को धोखा दिया। सिराजुद्दौला जब बंगाल प्लासी का युद्ध होता है, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का माइंड एकदम बिल्कुल सेट रहता है कि मैं तो इन्हें बड़ी आसानी से हरा दूंगा, इनकी क्या औकात है। इनको समझते हैं कि हमारी 50,000 की सेना है, और जो सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना होती है, और अंग्रेजों की सेना 3,000, कहीं पे आपको 3100 मिल जाएगा, कहीं 3200 मिल जाएगा। लेकिन भारत में आप राजीव दीक्षित का नाम भारत में जानते होंगे, जिन्होंने बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट के रूप में भी रहे हैं। वो एक बार लंदन गए, और लंदन में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पत्र को पढ़ा जो उस समय में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लिखा हुआ था, या रॉबर्ट क्लाइव ने जो अपने हाथों से हैंड रिटन था, वो शायद उसमें उसने लिखा था कि हमने किस तरीके से 300 की सेना लेकर के, रॉबर्ट क्लाइव ने 300 की सेना लेकर के नवाब के 50,000 की सेना को हरा दिया। कैसे हरा दिया? छल करके हरा दिया, क्योंकि उसमें जो सिराजुद्दौला है वो कॉन्फिडेंट था कि मैं तो इनको हरा दूंगा, 3,000 या 300 कहीं भी। तो प्लासी के युद्ध में 50,000 की सेना एक तरफ होती है, और 300 या 3,000 की सेना एक तरफ होती है।
तो इसमें होता है कि जो मीर जाफर होता है वो सेनापति होता है। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति है, ये इनके साथ मिल जाता है, इनके साथ एक समझौता हो जाता है कि मैं तुम्हें नवाब बनाऊंगा बंगाल का, अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के नवाब बनाने का वादा किया जाता है। तब ये इसका धोखा करता है इसके साथ। तो मीर जाफर ने क्या करा, जो एक मेन सेनापति था उसने ही एक बड़ी सेना की टुकड़ी को अलग कर लिया और एक बड़ी सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। इसके कारण जब युद्ध में उतरने के बाद धीरे धीरे उसको पता चला सिराजुद्दौला को कि मेरे साथ छल हुआ है, और इसमें ऐसा नहीं है कि सभी ने उसके साथ छल किया था। इनमें एक वफादार के रूप में अगर देखा जाता है तो मीर मदन का नाम आता है, जिन्होंने पूरे हिम्मत के साथ और आखिरी दम तक सिराजुद्दौला का साथ दिया। मीर मदन और मोहनलाल ये दोनों युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए, मारे गए, और फाइनली सिराजुद्दौला युद्ध में हार जाते हैं, पलासी का युद्ध। और पलासी का युद्ध ही नहीं हारते हैं बल्कि मीर जाफर वहां से भागते हैं सिराजुद्दौला, और भागने के बाद जो मीर जाफर का बेटा होता है मीर जाफर का बेटा है मीरान, जिसने सिराजुद्दौला को पकड़ के उसकी हत्या कर दी, उसको मार डाला। तो अब बात आती है कि बंगाल का अब अगला नवाब कौन बन गया? बंगाल का नवाब बन गया मीर जाफर। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनता है तो जिसकी सहायता से वो बंगाल का नवाब बनता है, यानी अंग्रेजों की सहायता से वो बंगाल का नवाब बना, तो अब वो उनको खुश करना चाहेगा, उन्हें उपहार देगा, उन्हें ऐसे ऐसे गिफ्ट देगा कि वो खुश हो जाएं कि चलो तुमने मुझे बंगाल का नवाब बनाया है। तो वो क्या करता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे देता है, उन्हें छूट दे देता है। साथ ही उन्हें कलकत्ता के पास 24 परगने दे देता है, वहां के टैक्स वसूलने के लिए, वहां की रेवेन्यू उन्हें दीवान के रूप में मिलेगी, वहां से 24 परगना देता है। और उसने इसमें कुछ इतिहासकार कुछ लिखते हैं, कुछ में 3 करोड़ दिया, कुछ में होता है कि एक मोटी रकम दिया, कुल मिलाकर के कह सकते हैं, जिनमें 20 लाख रुपए रॉबर्ट क्लाइव को पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उसने रिश्वत के तौर में उसने अपना मुनाफा लिया। खजाना खाली हो गया, उतना सक्षम नहीं था, क्योंकि आप नाजायज चीजों पर अगर खर्च करेंगे तो ऐसा ही होगा, ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं। तो इसी तरीके से मामला चलता रहा, और मीर जाफर जब तक उसके जो है कठपुतली के रूप में जब था और मानता गया उसकी बात, तब उसमें भी उत्तराधिकार के लिए बात चला। तो मीरान मारा गया था, मीरान की मृत्यु हो गई। मीरान की मृत्यु के बाद उसके बेटे और मीर कासिम में, जो कि मीर जाफर का दामाद है, उसमें सत्ता को लेकर के थोड़ा मामला क्लैश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। क्लैश होने के बाद सत्ता को लेकर के तो फिर मीर कासिम की सहायता अंग्रेज लोग करते हैं, और अंग्रेजों की सहायता से अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि वो एक ऐसे सोचते हैं कि कौन मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकता है, कौन मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा दिला सकता है, कौन किसको मैं ऐसा नवाब बनाऊं जिसको नवाब बनाने के बाद मुझे ज्यादा लाभ हो, मुझे ज्यादा फायदा हो। तो मीर कासिम कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें लाभ दूंगा, मैं तुम्हें फायदा दूंगा, मैं उससे ज्यादा दूंगा, मुझे तुम बंगाल का नवाब बनाओ। तो उनकी सहायता से वो बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन एक बात और गौर करने की है कि जो मीर कासिम होता है ये बहुत ही एक अच्छा इंसान होता है, एक महत्वाकांक्षी होता है, एक बहुत ही योग्य व्यक्ति होता है। कि जैसे कि हम लोग एक चीज ये देख सकते हैं कि मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना, तो बंगाल के नवाब बनने के बाद वो भली भांति सब कुछ समझ रहा था कि इनकी नीयत क्या है। इनकी नीयत जो बंगाल है, बंगाल के प्रति अच्छी नहीं है, ये सिर्फ लूट खसोट करना चाहता है, बंगाल को नोच नोच के खाना चाहता है, इसके अलावा बंगाल के विकास पर इनका कोई ध्यान नहीं है। तो मीर कासिम जब इस बातों को समझ जाते हैं तो मीर कासिम क्या करते हैं कि इनसे बचाने की कोशिश करते हैं बंगाल को, कि किस तरीके से बंगाल को हम इन लोगों के हाथों से बचाएं। तो मीर कासिम कुछ कदम उठाते हैं, जिनमें एक कदम ये होता है कि उससे पहले एक चीज और जान लीजिए कि जब मीर कासिम को बनाया जाता है बंगाल का नवाब, तो बंगाल का नवाब बनाने के बाद
मीर कासिम क्या करता है कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये तीन जगह या तीन जगहों की दीवानी उनको दे देता है अंग्रेजों को। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही वो एकदम उनके साथ ये करता है कि इनसे बचाना है बंगाल को। शुरू में वो उनको उनका मन भरता है, उनको धन देता है और उनको धन के साथ साथ जो है तीन क्षेत्र देता है कलकत्ता बंगाल का, जिसमें एक है मिदनापुर, दूसरा है वर्धमान, यानी वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, BMC। याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये तीनों मीर कासिम ने दिया अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को दिया, तो जो उसने प्रयास करा बंगाल को उनसे अंग्रेजों से बचाने के लिए, वो पहला ये था कि उसने जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से उसने मुंगेर कर ली, ट्रांसफर करा। ट्रांसफर करने के बाद था कि किस तरीके से अंग्रेजों से बचाया जाए बंगाल को और बंगाल के क्षेत्र को बचाया जाए। तो एक चीज ये प्रयास करता है। दूसरा, वो 9% कर यानी 9% टैक्स जो है वो अंग्रेजों से लेने का प्रयास करता है। वो कहता है कि जब आपके पास 24 परगना है हमारे, तो इन 24 परगनों में से जब आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आपको टैक्सेस मिलता है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आप भी मुझे टैक्स दो ना, 9% टैक्स दो मुझे। तो ये सब चीज उनको खलने लगी, अंग्रेजों को खलने ही नहीं लगी। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे बंगाल जो मुगल शासक हैं उनके द्वारा यहाँ मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली है, जो हम लोग 1717 में जो फरमान जारी किया जाता है फर्रुखशेर के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो मीर कासिम है वो इन सब से जब सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है, कैसे किया जाए, इसको बदला जाए, तब वो क्या करते हैं, जो भारतीय व्यापारी होते हैं उनको भी टैक्स फ्री कर देते हैं, उनसे भी कर वो नहीं लेते हैं। उनको भी कहते हैं कि अगर अंग्रेज टैक्स नहीं देते हैं और जो भारतीय व्यापारी हैं वो टैक्स देते हैं, उनकी जो वस्तुएं हैं वो अधिक मूल्य में मूल्यों पर बेची जाती है, तो ऐसा करते हैं कि इनको भी टैक्स फ्री कर देते हैं, तो सब बराबर हो जाएगा। जब हम इनकम नहीं कमाएंगे भारतीय व्यापारियों से भी या बंगाली व्यापारियों से भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तुमको जो है एक बराबर में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इन सब जब ये सब बात अंग्रेजों को पता चलता है, तो वो अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं, बहुत ही ये समझते हैं कि यार ये तो सही नहीं कर रहा है ये मीर कासिम। तब क्या करते हैं कि 1763 में मीर कासिम को हटा करके दोबारा से मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में जो है अंग्रेज लोग बना देते हैं बंगाल का नवाब। तो बंगाल का नवाब फिर से मीर जाफर बन गया। और इस समय में क्या हुआ कि जो मीर कासिम है ये इस समय अब बंगाल के नवाब के पद से हट चुका है, और बल्कि जो आंतरिक कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए, युद्ध भी हुए अंग्रेजों के साथ। तो युद्ध करने के बाद क्या हुआ कि ये मीर कासिम जो है एक अपनी जान बचाने के लिए वो भागता है, या वो वहां से निकलता है और वो जाकर के पहुंचता है अवध। अवध पहुंचता है। अवध में अवध के नवाब सुजाउद्दौला, जब वो अवध पहुंचता है तो अवध में अवध के नवाब ही नहीं बल्कि वहां पे जो मुगल शासक हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मौजूद रहते हैं, जो मुगल शासक होते हैं, मुगल बादशाह होते हैं। तो यहाँ पे तीन शक्ति है, एक तीन बड़े शासक के रूप में, एक तीन बड़े पावर के रूप में नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में थे। एक मुगल, जो एक समय था कि पूरे भारत पर मुगलों का अधिकार था, पूरे क्षेत्र पर उनके नियंत्रण में था। और एक जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, ये भी एक बड़े ताकत के रूप में थे। अवध यानी यूपी से तात्पर्य है। और जो मीर कासिम है उस समय में वो नवाब नहीं रहते हैं। तो एक बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में होता है, बक्सर नामक स्थान पर होता है। इसमें किन किन के बीच होता है, तो सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब हैं, उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह हैं, और मीर कासिम बंगाल, यानी इस समय में वो बंगाल के नवाब नहीं है लेकिन बंगाल से हैं। तो तीन बड़ी शक्ति, ये तीन बड़े चेहरे के रूप में होते हैं। और इसमें किनके बीच होता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, यानी अंग्रेजों के बीच होता है। हमने इससे पहले जाना है कि पलासी के युद्ध में छल के द्वारा युद्ध किया गया और सिराजुद्दौला को हराया गया,
लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, इस जगह पर पूरी तैयारी के साथ युद्ध होता है। दोनों दोनों क्षेत्र से या दोनों शक्ति की जो सेना है वो अपना भरपूर प्रदर्शन करती है, अपने पूरे ताकत का प्रदर्शन करती है इसमें। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जब ये तीनों शक्ति आपस में मिल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना करती है, तब ये हार जाती है, बुरी तरीके से हारती है। और न केवल हारती है बल्कि जो बंगाल है पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। उसके बाद द्वैत शासन चलाया जाता है अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो आगे हम लोग ये पढ़ेंगे। तो एक चीज आप याद रखेंगे कि जो बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ, वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और किनके बीच हुआ था, तो एक साइड में है सुजाउद्दौला अवध के नवाब, दूसरे कौन है, शाह आलम द्वितीय है, मुगल बादशाह हैं, शासक हैं, और एक है मीर कासिम। इन तीनों ने मिल करके अंग्रेजों का सामना करा, लेकिन ये तीनों हार गए। कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध वो युद्ध था जिसमें जो अंग्रेजों की सेना थी या अंग्रेजों की जो ताकत है, उन्होंने अपनी शक्ति का असली प्रदर्शन अगर किया है कहीं पे, तो वो किया था बक्सर के युद्ध में किया था। और बक्सर का युद्ध हारने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि मुगलों और अंग्रेजों के बीच होती है। एक दो संधि होती है, एक मुगलों और अंग्रेजों के बीच होती है, दूसरा अवध के नवाब सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच होती है। इन दोनों के बीच दो संधि होती है। अभी हम लोग वो दोनों संधियों को भी जान लेते हैं। और एक बात आप और जान लीजिए कि जब मीर कासिम है ये बक्सर के युद्ध में मारा जाता है, इसकी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। और जो भारत में एक निर्णायक युद्ध, तो चलिए साथियों अब हम लोग इलाहाबाद की संधि को देख लेते हैं कि इलाहाबाद की संधि क्या थी और उनमें क्या क्या शर्त रखी गई। तो इलाहाबाद की संधि दो हुई थी, दो इलाहाबाद की संधि, जैसे कि एक अवध के नवाब के साथ हुई थी और दूसरा मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय हैं उनके साथ हुई, शासक हैं मुगल बादशाह हैं उनके साथ हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि इस तरीके से है कि इलाहाबाद में जैसे अवध के नवाब के साथ जो संधि हुई उनमें ये था कि जो इलाहाबाद है और कोड़ा मुगलों को सौंप देंगे, मुगलों को यानी शाह आलम द्वितीय को अवध के नवाब उनको दे देंगे, उनके क्षेत्र में आ जाएगा। दूसरी बात कि जो 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति अंग्रेजों को देंगे। कैसी क्षतिपूर्ति भाई, कि आप बिना मतलब के युद्ध में क्यों आए, बिना मतलब के युद्ध क्यों लड़े। जो मीर कासिम के साथ मामला चल रहा था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों जो मीर कासिम ने जो सहायता मांगी है, ये तीनों मिल करके जो लड़ाई लड़े अंग्रेजों से और हारे थे उनसे अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों का था कि आखिर आप क्यों आए, बिना मतलब के आप जो युद्ध में क्यों उतरे, इसके लिए आप मुझे क्षतिपूर्ति 50 लाख रुपए दो, देना पड़ा मजबूरन। उसके बाद एक और जो है शर्त रखी गई, वो शर्त ये रखी गई कि जब भी कभी अंग्रेजों को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो जो सुजाउद्दौला हैं उनकी सेना हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार रहेगी। अब कैसी सहायता, इनको क्या सहायता की जरूरत पड़ जाएगी भैया, तो इनको सहायता की जरूरत तब पड़ेगी जब ये और दूसरे राज्य में भारत में अपना क्षेत्र का जब विस्तार करेंगे। अभी तो बंगाल पर अधिकार किया है इन्होंने, धीरे 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 जब वो भारत में आंतरिक मामलों में जब अंदरूनी जब ये लोग विस्तार करेंगे अपना दूसरे राज्य क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर, जब दूसरे प्रांत के ऊपर अधिकार करने का प्रयास करेंगे, तब जब इनको जरूरत पड़े, या फिर जो फ्रांसीसियों के साथ इनका युद्ध चल रहा था, वांडीवास वाला मामला जो चल रहा था, खैर इस समय में आकर के तो वांडीवास का तो खैर मसला ही खत्म हो गया था, क्योंकि 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को दबा दिया और उन्हें क्षेत्रों में कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रख लिया, छोड़ दिया, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में या इससे पहले जो हम लोगों ने कर्नाटक के ऊपर जो वीडियो बनाया है उस पर हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इन सब ये तीन कुछ शर्तें रखी गई और इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या दिया भैया अवध के नवाब को, तो उन्होंने दिया कि हम आपकी जो अधिकार क्षेत्र है नवाब का
जो अधिकार क्षेत्र है हम आपको नवाब मानते हैं कि ठीक है ये आपका क्षेत्र है और आप इस क्षेत्र के नवाब हैं, बस हम इतना मानेंगे आपका। तो ये था जो अवध के नवाब के साथ संधि। और दूसरा इन्होंने किया मुगल शासक, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। तो इनमें जो पहला है वो है कि जो मुगल होंगे, मुगल शासक, वो अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएंगे। अब क्या होगा कि मुगल स्वतंत्र शासक के रूप में अपना शासन नहीं चलाएंगे, वो पेंशन भोगी बनेंगे। उनको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की बात कही गई और इसको भी मुगलों ने स्वीकार किया, उन्हें पेंशन भोगी बना दिया। इसके बाद मुगल अब यहां से क्या हो गए, पेंशन भोगी हो गए। उसके बाद जो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ का दीवानी अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया। यानी अब यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कौन करेगा, टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, वो करेगा अंग्रेज, वो करेंगे अंग्रेज। अब लोगों ने जो द्वैत शासन की जो पद्धति अपनाई थी, जो शासन की जो प्रक्रिया है, द्वैत शासन जो है वो बेसिकली ये है कि शासन को दो हिस्सों में बांटना। यानी अंग्रेजों ने अपने अधीन लिया दीवानी, जो हम कर वसूलेंगे, जो जितना भी पैसा लेने का है, कमाई का जरिया है, वो हमारे पास रहेगा, यानी अंग्रेजों के पास रहेगा। और जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो न्यायिक मामले हैं, जो प्रशासन के मामले हैं, या जो भी जो विकास कार्य है, वो रोड बनाना है, सड़क बनाना है, या जो भी जिम्मेदारी है वो किसको दे दिया, वो दे दिया बंगाल के नवाब को दे दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है।